बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव। लेकिन इन दिनों या यूं कहे इन महीने में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह नाम है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के निशाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों पर है। अब चर्चा इसी बात की शुरू हो गई है कि क्या प्रशांत किशोर जैसी बड़ी मछली को फांसने के लिए एनडीए दल कोई जाल बिछाएगा। ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर जितना विपक्ष पर हमलावर नहीं है, उससे कई गुना सम्राट चौधरी की नींद उड़ाए हुए हैं। लगातार यही बात कह रहे हैं कि आपराधिक छवि वाला नेता, ये किया था वो किया था। बीजेपी को भी याद दिला रहे हैं कि आपने किसे मुख्यमंत्री बना दिया। और सबसे बड़ी बात एक और अंदर खाने ये हो रही थी कि इतना बड़ा उपचुनाव बीजेपी हारी है, किसी का इस्तीफा नहीं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर को लेकर जो राजनीतिक माहौल बिहार की सियासत में बना है, सवाल तो उठेंगे। इतना बड़ा चेहरा है कि अगले 4 साल तक, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बिहार में 2030 में है, अभी 2026 चल रहा है, तो अगले 4 साढ़े 4 साल तक क्या प्रशांत किशोर बिना किसी बड़े पद के, बिना मंत्री बने रह लेंगे या फिर विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे? क्योंकि अकेले विधायक हैं और वो भी उस शहरी सीट पर चुनाव लड़ा था जहां पर जातिगत समीकरण का उतना असर नहीं दिखा। लेकिन आने वाले चुनाव में असर दिखेगा और हो सकता है 2025 वाला हाल हो सकता है। इसीलिए सम्राट चौधरी क्या प्रशांत किशोर को अपने पाले में लाने के लिए कोई ऑफर देंगे? क्या उन्हें अपने साथ लाने के लिए कोई ऐसी बात रखेंगे जिसको सुनकर प्रशांत किशोर भी ना ना कह सके? क्योंकि जब जनता के हित की बात आती है तो कई सारे नेता लोग ये कहते हैं मैं तो जन सेवा के लिए आया हूं, पार्टी की विचारधारा से लेना देना नहीं। बहुतों के मुंह से ये सुना गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी सर जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक। बिहार की सियासत में सर इस बड़े उलटफेर में प्रशांत किशोर ने अचानक से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 2025 में भी एक तरफ एनडीए ने 200 पार किया था तो प्रशांत 0 पर सिमटे थे। उन दोनों की चर्चा बहुत हुई थी। लेकिन अब जो ये विधायक बने हैं, अब विधायक बने हैं तो आप मंत्री भी बन सकते हैं, आपके लिए कई सारे रास्ते खुल गए हैं। और सम्राट चौधरी की नाक में जो दम कर रखा है, क्या उसी को भुनाने के लिए, क्या उसी से पीछा छुड़ाने के लिए बड़ी बैठकें बीजेपी करके क्या प्रशांत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है? सीधा सवाल रहेगा सर आपसे। देखिए दीपक जी कि प्रशांत किशोर कितना बीजेपी के साथ जाएंगे, ये अपने आप में राजनीतिक भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन है नहीं। और बड़े बड़े धुर विरोधी हमने देखे इस देश में जो एक साथ आए। एच डी देवगौड़ा देखिए, आई के गुजराल देखिए, वीपी सिंह देखिए। तमाम इतिहास है भारतीय राजनीति का कि बेमेल गठबंधन हुए हैं। मोरारजी देसाई ने किनके नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल कैसे देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर पहुंचे। तो प्रशांत किशोर भी इसी भारतीय राजनीति का हिस्सा है। अगर बीजेपी सुटेबल ऑफर देती है दीपक भाई, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बिकता हर व्यक्ति है, बस उसकी कीमत किस रूप में और कितनी लग रही है ये बस जो अच्छे से तय कर लेगा वो सामने वाले को खरीद लेगा। सत्ता का सुख किसे नहीं चाहिए। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़के आए, पहली बार में जब 28 सीट आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने 8 सीट वाली कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। और उस टाइम पे कांग्रेस ने कहा था कि हमने सरकार बना दी। तो प्रशांत किशोर भी इससे अछूते नहीं है। बीजेपी अगर उन्हें ठीक ठाक ऑफर कर देगी तो प्रशांत किशोर भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। वो तुरंत चले जाएंगे सत्ता का सुख भोगने। इस नाम जी। पर जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता में नहीं आएंगे तो विकास कैसे होगा, प्रशांत किशोर भी कह देंगे कि सत्ता में नहीं आएंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, हम चले जाएंगे। यही प्रशांत किशोर बहुत एथिकल, राजनीतिक रूप से बहुत एथिक्स वाले व्यक्ति तो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 2025 का जो नवंबर का चुनाव हुआ था उसमें बोला था कि जेडीयू को 25 सीट नहीं आएगी, नीतीश बाबू 85 सीट जीत गए और मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहाँ छोड़े, उन्होंने बात ही पलट दी। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और नीतीश कुमार तो खुद कह चुके हैं कि अमित शाह के लाडले रहे हैं। अमित शाह के कहने पे उन्होंने उनको जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया था। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से लगभग लगभग सहमत हूँ कि ये बात मुमकिन है दीपक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, सम्राट जिनको आपराधिक छवि वाला नेता बता रहे हैं उनके साथ क्यों ही हाथ मिलाएंगे। और अगर वहां चले गए तो मुख्यमंत्री बनने की जो एक
लालसा दिख रही है, जो एक दौड़ में सबसे आगे प्रशांत अब आगे आ गए हैं, तो बीजेपी में जाकर वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा चिराग पासवान का। साल 2020 में चिराग पासवान अकेले लड़े, कितनी सीट मिली आप भी जानते हैं, शून्य पर सिमट गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी का 3 दर्जन सीटों पर खेल बिगाड़ जरूर दिया था, लेकिन 2025 में बीजेपी के साथ मिलकर सही तरीके से समझौता किया तो आज वही पार्टी 19 विधायकों पर स्टैंड कर रही है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर चिराग अकेले लड़ेंगे तो शायद 19 क्या 9 भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं सर्वे भी देखता रहता हूं जिसमें मुख्यमंत्री की रेस में कौन सा चेहरा आगे है, खासकर युवाओं में, तो तेजस्वी, प्रशांत, सम्राट, निशांत जैसे चेहरों में चिराग पासवान का नाम भी उस फहरिस्त में दूसरे तीसरे नंबर पर चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए के साथ वो है तो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए। आज जब चाहे तो वो अपने आप को अलग करके ये दिखा सकते हैं कि बीजेपी वालों ने क्या किया, मैं उनके साथ क्यों रहूं। चाचा नीतीश की भाषा ही बोल दे, क्योंकि नीतीश कुमार भी तो यही कहते थे जब महागठबंधन का साथ छोड़ा कि वो लोग कुछ काम किए क्या, इसीलिए आप उधर कभी नहीं जाएंगे। तो यह कहकर आप उन्हें बदनाम भी कर सकते हैं, अंदर खाने की बात जानकर जनता के बीच बात फैलाकर पूरा रायता फैला सकते हैं उनके खिलाफ, जिससे कि आपके लिए माहौल बन जाए। तो प्रशांत किशोर ऐसी सिचुएशन में क्या अगर कल को ऑफर मिला तो क्या ये चिराग पासवान वाली रणनीति अपनाएंगे या फिर प्रशांत एकला चलो की रणनीति पर चलेंगे? सर क्या लगता है, चिराग पासवान वाला एग्जाम्पल क्या यहाँ फिट बैठता है ऐसे मामले में? देखिए, जो चिराग पासवान है वो एक क्षेत्रीय दल है, लेकिन पुराना क्षेत्रीय दल है। और रामविलास पासवान ने वो पार्टी बनाई और वो पार्टी किस तरीके से विस्तारित होती रही। बस उस पार्टी के साथ दीपक भाई समस्या क्या हो गई कि वो जात की पार्टी बन के रह गई या दलित वोट पर कंसंट्रेट होकर रह गई। प्रशांत किशोर के साथ अच्छी चीज क्या है कि उन्होंने जो जन स्वराज बनाई वो जात की पार्टी नहीं है या किसी सिंगल या एक तरह के वोटों की या एक तरह के मतदाताओं की बात नहीं कर रहे। वो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह ये तो चिराग पासवान आए तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने लग गए। लेकिन इस नारे में भी आप देखेंगे तो उनका कंसंट्रेशन या इन नारों को लेकर जहां जहां रैलियां उन्होंने की तो आप देखेंगे कि वो रैलियां एक खास जात वाली वोट को मजबूत कर रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर पैदल पैदल घूम घूम कर उन्होंने हर जात को साधने की कोशिश की। तो अगर प्रशांत किशोर मजबूती के साथ लगातार काम करते रहते हैं तो चिराग पासवान से एक अच्छी स्थिति में होंगे। और प्रशांत किशोर खुद एक विकल्प बनने आए हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान अब किसी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। जब वो अकेले भी लड़े तो वो यही कहते रह गए कि मैं पीएम का हनुमान हूँ। वो इस छवि से बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन प्रशांत किशोर एक अपना खूंटा गाड़ने आए हैं और अपनी बात कहने आए हैं। सर वैसे तो प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि मैं किसी दल के साथ नहीं जाऊंगा, जनता के साथ गठबंधन है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी गठबंधन की बात होती है तो एनडीए दल में सिर्फ बीजेपी नहीं है, वहां पर पासवान भी है, वहां पर मांझी भी है, कुशवाहा भी है, नीतीश भी है। तो क्या इन सबकी रजामंदी होगी कि प्रशांत को साथ ले लिया जाए या नहीं होगी? देखिए, रजामंदी बिल्कुल हो सकती है। और मैं बता दूं कि अगर किसी भी दल को ये लगेगा कि प्रशांत के आ जाने से उनको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा तो नुकसान तो होगी और अभी भी हुई थी। लेकिन अब वही बात है कि किस तरीके से गठबंधन के अंदर प्रशांत किशोर को मैनेज किया जाएगा ये बाकी सारे सहयोगी दल मिलके ही तय करेंगे। और उसमें भी खास तौर पर एनडीए में सबसे बड़ा दल आज के टाइम पे बीजेपी है तो बीजेपी तय करेंगे या नीतीश कुमार तय करेंगे। क्योंकि सभी के हिस्सों से अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो उनको सीट दी जाएगी। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी, किसके लिए, चिराग के लिए या जीतन राम मांझी के लिए या उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के लिए जो कि छोटे छोटे दल बना के अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं या एक तरीके से राजनीतिक कंपनी चला रहे हैं। उनका बहुत ज्यादा सरोकार तो जनता के हितों से मुझे नहीं दिखता। तो ऐसे दलों को बड़ी खासी दिक्कत होगी प्रशांत किशोर के आ जाने से। और अभी भी दिक्कत तो दीपक भाई हो ही रही है अभी। जी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी को ही हराए बांकीपुर में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बीजेपी क्या उन्हें गठबंधन में ले लेगी। तो उनके लिए मैं एक और एग्जांपल दे दूं, शरद पवार का। एक समय कांग्रेस पार्टी के सबसे मुख्य चेहरों में से एक थे और महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से कांग्रेस से अलग हुए, एनसीपी बनाई, फिर उसके बाद
एनसीपी पार्टी को सत्ता के मुहाने तक लेकर गए, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने वहां पर। और सबसे गजब की बात यह है कि आज वही महाविकास अघाड़ी में एनसीपी शरद पवार की भी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को धोखा दिए, किसी से अलग हुए और पूरी तरह की अलग हो गए। तो ये राजनीति है, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, किससे कब क्या तालमेल बन जाए, किसकी कब क्या जरूरत पड़ जाए, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो बातें हमने करी है, हो सकता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बातें हो, लेकिन सच हो सकती है, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।